हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के कवर कर रहे थे दोस्तों, सेट वाइज। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस और सारे पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आरआरबी से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसमें आरआरबी ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, लाइक एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जिसमें जैसे कि हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे तो हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक्स से आज तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग व्याख्या सहित उसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट को भी अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों के जीएस के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। और दोस्तों, अगर आरआरबी यानी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जीके का इसमें वेटेज अच्छा खासा होता है, इसलिए जीके पे आप लोगों को रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ये सब अच्छे से तैयारी करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा 1506.7 किलोमीटर है, जो 7 देशों से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से साझा करती है। और भारत की स्थलीय सीमा इस प्रकार है, जैसे कि बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर लगती है, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर और म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, कपादपुरम। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दक्षिण भारत यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों, तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मुंचगम कहा जाता है। दूसरा संगम कपादपुरम में संपन्न हुआ था और संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। दोस्तों, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक पौधों में पाया जाने वाला एक ऊतक है जो पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है और जड़ के शीर्षों के साथ साथ नए अंकुरों और पत्तियों, तनों के शीर्षों में भी पाया जाता है। विभाज्य ऊतक शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1858 ईस्वी में कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ब्राज़ील में। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में कोर्कोवाडो पर्वत पर स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1922 से 1931 के बीच किया गया था। यह मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन लिबास से बनी है। यह प्रतिमा आधार सहित 130 फीट लंबी और 92 फीट चौड़ी तथा इसका वजन 635 मीट्रिक टन है। यह दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया के जो 7 अजूबे थे उसमें से एक और बढ़ा दिया गया है और दुनिया के 8 अजूबे हो गए हैं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 8वां अजूबा क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्पादन के घटक।
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को शामिल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यूएसए ने। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 को संपन्न हुआ। रियो ओलंपिक 2016 में यूएसए ने समग्र 121 पदकों यानी कि 46 स्वर्ण, 37 रजत व 38 कांस्य पदक जीते के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। इस ओलंपिक में यूएसए के खिलाड़ी बास्केटबॉल की महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 25 स्वर्ण पदक जीता। ध्यातव्य है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिख का। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है और इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने किया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। वर्ष 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं, 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है, जिसमें कबीर, संत रविदास, सूफी संत शेख फरीद, संत नामदेव, 11 भट्ट यानी कि गीतकार और 4 सिख शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1921 में। भारत में लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे माउंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यह एक स्थायी समिति है जिसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संपादन नियमों के नियम 389 व अन्य नियमों के तहत किया जाता है। इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने गए 7 सदस्य होते हैं, शामिल होते हैं। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया था और यह एक हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह मिशन मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृत, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2016 में। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर हर सेट में मुद्राएं राजधानी जरूर पूछी गई है, तो आप लोग एक बार ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी येन। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर और यूरो के बाद यह विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है और इसे अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद तीसरी आरक्षित मुद्रा के रूप में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिस सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था और इस लॉर्ड मिंटो प्रथम दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था और इस संधि के द्वारा सतलज पार की
पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गईं और सतलज के पश्चिम पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा 1971 में। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था और इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था और भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों कितना है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.9722 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी के द्रव्यमान का उपयोग खगोल विज्ञान में एक मानक माप के रूप में किया जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान अधिकतर लोहे और ऑक्सीजन से बना है। इनमें से प्रत्येक पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 32% प्रतिनिधित्व करता है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन प्रत्येक 15% होता है। फिर कैल्शियम, एल्यूमिनियम और निकेल लगभग 1.5% होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के समर्थकों ने राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विरजिस कद्र के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, जिसे उन्होंने अवध का शासक घोषित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना से। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री और लेखक था जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आया था। वह पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध किया। फाहियान का मुख्य उद्देश्य भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। ध्यातव्य है कि फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा विसरित परावर्तन। दोस्तों जब वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंग से बड़ा होता है तब उनसे होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहलाता है। इसके माध्यम से सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चारों ओर बिखर जाता है। विसरित परावर्तन के कारण चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करते हैं। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी और इस परियोजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5 अप्रैल 1961 में रखा गया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल और कंक्रीट के आधार पर बांध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों उदारीकरण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं शामिल हैं जिसके द्वारा किसी देश में आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क आसफ जाह या चिनकुलिच खान ने
1724 ईस्वी में स्थापित किया था और उसे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा हैदराबाद का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ध्यातव्य है कि हैदराबाद शहर की स्थापना कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, Ca20 और Ar18। कैल्शियम की परमाणु संख्या दोस्तों 20 होती है, जो दर्शाता है कि कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या 20 है। और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है, इसलिए उसमें प्रोटॉन की संख्या 18 है। ऐसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अतः कैल्शियम और ऑर्गन समस्थानिक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्वनि की श्रव्य सीमा उन आवृत्तियों की सीमा को संदर्भित करती है जिन्हें एक जीव द्वारा सुना जा सकता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु एक अणु में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या होती है। जैसे पानी की परमाणुता 3 होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 1992 को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। वर्ष 1992 में स्थापित NSE एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। NSE भारत में आधुनिक पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 1996 में। दोस्तों 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत के एथलीटों का चयन करने के लिए लाहौर में पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में आयोजित किया गया था। इन खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा किया गया था और इस आयोजन के बाद से राष्ट्रीय खेलों को हर 2 साल के बाद आयोजन किया जाता है। पहले इसके नाम ओलंपिक गेम था, लेकिन 1940 में बॉम्बे में आयोजित खेलों के 9वें संस्करण के दौरान राष्ट्रीय खेल रख दिया गया। ज्ञातव्य है कि पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन 1996 में गुलमर्ग में किया गया था। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।